तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार जेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वार जेड 2 ये एक तरह से दूसरा पार्ट होने वाला है इस सीक्वेंस के अंदर। पहले आपको एक तरह से 2014 के अंदर एक मूवी देखने को मिली थी जिसका टाइटल मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से वर्ल्ड वार जेड रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये एक जॉम्बी मूवी थी और बहुत ही बेहतरीन इसने कलेक्शन किया था। अब तक जितनी भी जॉम्बीज मूवी आ चुकी हैं उन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली ये मूवी थी। और इसी का एक अगला पार्ट एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया था कुछ साल पहले। और आज इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस मूवी के बारे में कि आपको अगला पार्ट देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ पिछला जो पार्ट है उसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारी कुछ जानकारी आपको बताऊंगा, जिसके अंदर हम प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों, इससे एक तरह से मैं आपको बताऊं तो मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम एक सीरीज में चल रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अपकमिंग 2024 में आने वाली जितनी भी मूवीज़ हैं, और इसी बीच हमने एक मूवी के बारे में बात की है जिसका नाम है एक तरह से वर्ल्ड वार 2। जी हाँ दोस्तों, ये एक जॉम्बी मूवी है जो कि आपको 2024 में देखने को मिलेगी। ये एक तरह से सीक्वेंस है वर्ल्ड वार 1 के बाद की, जिसका टाइटल मैं आपको बताऊँ तो वर्ल्ड वार जेड है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वार जेड 2 इसका ही अगला पार्ट है जो कि आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करें, जितनी अपडेट निकल कर आई हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर, एक तरह से वर्ल्ड वार जेड 2 के बारे में और इस यूनिवर्स के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। पहले आपको वर्ल्ड वार जेड 2013 के बारे में बताते हैं। दोस्तों, 2013 की ये एक अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म है और जिसका डायरेक्शन मुख्य रूप से मार्क पोस्टन ने किया था। इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग मॉर्थू माइकल कॉर्नर ने की थी और ड्यू गॉर्डन और डेमी लिफोर्ड ने लिखी है, जो कॉनहर और जेन मैक स्टीजेंस की कहानी है, जो 2006 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। मैक्स ब्रूस द्वारा इसमें बैड पीटर में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अन्वेषण गोरी लेंस की मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, जो कि अचानक ज़ॉम्बी सर्वनाश के समाधान की तलाश में दुनिया भर के अंदर घूमता है। सहायक कलाकारों की टोली में मेरी ले एनो शामिल है, जो कि जेम्स बैजडेल है। इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो मार्क फोस्टल्स, और साथ ही साथ इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बात की जाए तो मैथ्यू माइके कॉनहन और ड्यू गॉर्डन और डेमी लिफोर्ड। दोस्तों, इसकी कहानी के बारे में बात की जाए तो मैथ्यू माइकल कॉन्स और जैक माइल रफडीज द्वारा इसकी स्टोरी लिखी गई है। बेस की बात की जाए तो यह आधारित है मैक्स ब्रूस द्वारा विश्व युद्ध 2 वर्ल्ड वार जेड के ऊपर। दोस्तों, इसका प्रोडक्शन बैड पीटर और डैन ग्रेडनेस ने किया है और जेनमी क्लिस और इसी के साथ ईरा ब्राइंस ने। मुख्य रूप से इसमें अभिनेता ब्रैड पीटर, मिडले एनो और जेम्स बैजडेल्स है और सिनेमाटोग्राफी का काम बेनी रेंसिन ने किया है। एडिटिंग के बारे में बात की जाए तो रोजर बर्टन और मैड चेंज द्वारा इसकी एक तरह से एडिटिंग की गई है। मोरको बेल्ट्रिम द्वारा इसमें म्यूजिक दिया गया है। इसका डांस प्रोडक्शन द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। गोल्डन मीडिया राजधानी जेके फिल्म्स एल्पन बी एंटरटेनमेंट द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है। मुख्य रूप से ये डिफरेंट पिक्चर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो एम्पायर सिनेमा में से 2 जून 2013 को रिलीज़ किया गया था और इसके बाद इसे सिनेमाघरों में तकरीबन 20 दिन बाद यानी 21 जून 2013 को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया। लेंथ की बात की जाए तो मूवी की लेंथ लगभग 116 मिनट हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है।
लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी की लैंग्वेज इंग्लिश है। बजट की बात की जाए तो 190 से $270 यानी मिलियंस डॉलर्स के बीच में इसने अपने बजट को पहुंचाया है। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग एक दस में आपको बताऊँ तो $540.5 मिलियन तक पहुंच गया था। पीटर ने एल्प बी एंटरटेनमेंट में 2007 में ब्रूस के उपन्यास पर फिल्म के अधिकार सुरक्षा पढ़ लिए और स्टेंजिन को लिखने के लिए और फोर्स को निशान के लिए संपर्क किया। 2009 में स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए कॉर्नर्स को काम पर रखा गया। दिसंबर 2012 में नियोजन ने रिलीज और 125 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ अगस्त में एक्सोंग और अक्टूबर में ब्रूट फेस में जाने से पहले जून 2011 में मेल्टन में फिल्मांकन शुरू किया गया और जून 2022 में फिल्म की रिलीजिंग तारीख को पीछे धकेल दिया गया और क्रू 7 सप्ताह की अतिरिक्त शूटिंग के लिए ब्रूट पोस्ट लौट आया। साथ ही साथ डेमन लीफोर्ड और तीसरे एक्टर को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट खत्म करने का समय नहीं था। वे डू और ग्रोड पुनः लेखन समाप्त करने के लिए काम पर रखे गए। सितंबर और अक्टूबर 2020 के बीच दोबारा शूटिंग शुरू हुई, जिसमें बजट बढ़कर 190 मिलियन हो गया। हालांकि कुछ प्रकाशों ने इसे 200 लगभग 70 मिलियन तक सूचीबद्ध किया था। वर्ल्ड वॉर जेट 2 का प्रीमियम 2 जून 2013 को लंदन में हुआ। इसे 35वें स्क्रोज एंटरटेनमेंट फिल्म फेस्टिवल में उद्धरण के लिए चुना गया। इसका प्रीमियम न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस में हुआ। 14 जून को 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में वहीं और नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। समीक्षा अधिकतर सकारात्मक थी, जिसमें पीटर के प्रदर्शन और ज़ॉम्बी शैली और यथार्थवादी और पुनरुद्धार के रूप में फिल्म की प्रशंसा की गई, लेकिन कुछ लोगों ने जो को महसूस किया कि उनकी आलोचना एक विरोधी थी और चरमोत्त और स्रोत सामग्री के प्रति निष्ठ की कहानी है। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसने $190 मिलियन के बजट के मुकाबले लगभग 540 मिलियन से भी अधिक की कमाई की डॉलर्स में, और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई जाने वाली ज़ॉम्बी फिल्मों में बन गई है। यानी उनमें से नहीं है, उनमें नंबर 1 बन चुकी है। फिल्म की रिलीजिंग के तुरंत बाद एक सीक्वल्स की घोषणा की गई, लेकिन आर्थिक तौर पर बजट मुद्दों के कारण फरवरी 2019 में से रद्द कर दिया गया था। लेकिन इसी के बाद अब इसे कोरोना के बाद वापस एक तरह से बनाने पर एक तरह से बातचीत चल रही है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व एनवोस गोरी लेंस और उनके पिता केरियन ने उनके 2 बेटे रोचन और कोनी पिलफोर्ड यातायात में फंस गए हैं। इसके बारे में बात कर रहा हूँ मूवी की। जब शहर पर लाशों का कब्जा हो जाता है, यानी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है, तो लेस नेटवर्क भाग आ जाते हैं और एक जोड़े को और उनके छोटे से बेटे टॉम के साथ शरण लेते हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के उप सचिव येथन मुठन द्वारा भेजे गए एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया जाता है और टॉमी के माता पिता की संक्रमित होने के बाद वह उन्हें अपने साथ लाते हैं समूह में और अटलांटिक महासागर में अमेरिकन नौसेना के एक जहाज पर लाया जाता है, जहां वैज्ञानिक और उससे कर्मी प्रयोग पर विश्लेषण करते हैं और एंटोड फास्टब्रेक और एक वायजिस्ट जोर देकर कहते हैं कि प्लानिंग एक वायरस और है और किसी टीके का विकास उनकी उत्पत्ति का पता लगाने पर निर्भर करना है। ग्रो जब उसके जीवन पर जहाज की सुरक्षा को देख कर उनकी धमकी देता है, जो फेसबुक की मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं। गोरी फेसबुक और एक नेवी सील एडस्टोन दक्षिण कोरिया के केप हेम्ब्रिज के लिए उड़ान भरते हैं, जहां एक तरह से लाशों की पहली रिपोर्ट हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, गोरी फोस्टेन और इसके अंदर
नोवेल से एस्ट्रोन दक्षिण कोरिया के कैंप हैजन के लिए उड़ान भरते हैं। दोस्तों ये कंटिन्यू मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ उसी के बाद से। और बताया जाता है जहाँ एक देशी लाशों की पहली रिपोर्ट हुई है, उतरने पर उन पर ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें क्राफ्टर घबरा जाता है और गलती से अपनी ही बंदूक से खुद को मार लेता है। सिवरी में अमेरिकन सैनिक ने टीम को बचाया और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वो मुख्य रूप से गोरी को पता चलता है कि बेस में संक्रमण उनके डॉक्टर द्वारा एक तरह से लाया गया था। एक कैद एक CIO अधिकारी गोरी इजराइल जाने के लिए कहता है। इजराइल मौसद को इसी वायरस को फैलने से पहले ही इसके बारे में पता चल गया है। वह सुरक्षा क्षेत्र बनाने में कामयाब रहा। जब टेक ऑफ के दौरान उसके विमान पर ज़ॉम्बी पर द्वारा हमला किया गया तो केवल गोरी पायलट बच जाता है और जूसन और निकल एक जैसे मुलाकात एक उच्च पदस्थ अधिकारी प्रेगन वून से होती है, जो बताता है कि उन्हें लाशों के एक देश के खिलाफ उड़ रहे हैं भारतीय सैनिक के संचार को रोक देती थे। देश एक बड़ी दीवार बनाकर खुद को अलग करने में कामयाब रहता है और शरणार्थी और शहर में प्रवेश अनुमति दी है। हालांकि शरणार्थियों का जोरदार प्रवेश करना एक तरह से बाहर से ज़ॉम्बी के एक तरह से आकर्षण करता है और वे दीवार तोड़ देते हैं। जैसे ही शहर पर तेजी से कब्जा हो गया है तो वॉरबैन ने इमराइल सैनिक को उसके विमान पर तक वापस ले जाने का आदेश दिया है। गोरियन ने एक बूढ़े आदमी और एक दुर्बल पतले लड़की को दनगियार एक तरह से करते हुए लाशों को देखकर एक स्कूट के सेंस के हाथों पर काट लिया है। गोरियन ने आगे के संक्रमण को रोकने के लिए उपंग को काट दिया है और थोड़ी एक गणित विमान का सवार होकर भाग गई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे आल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गोरियन और से जन क्रिफ्टोन नोवेन स्कॉट एक सुरक्षा क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां वह अपने परिवार के साथ फिर से मिलते हैं और एक टीका विकसित किया जाता है जो कि एक तरह से ज़ॉम्बियों के खिलाफ शरण को रूप से कार्य कर सके, जिसमें नागरिकों को संरक्षित क्षेत्र से सुरक्षित रूप से भगाने में अनुमति मिली और सैन्य बलों को ज़ॉम्बियों से अधिक प्रभाव ढंग से उड़ने में अनुमति मिलती है। साथ ही साथ गोरियन और सेगन दुर्घटना से बच गए हैं। हालांकि गोरी को सूल पर चढ़ा एक तरह से सूली पर चढ़ा दिया गया है। वे क्रोडियन सुविधा में लड़खड़ाते हुए पहुंचते हैं जहां गोरी अपनी चोटें के कारण बेहोश हो गया है। 3 दिन बाद उसे WHO के कार्य का एक तरह से कर्मचारियों की याद आती है। दोस्तों इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 2 जून 2013 को इसे एक तरह से एम्पायर सिनेमा में रिलीज़ किया गया था और इसी के लगभग 20 दिन बाद यानी एक तरह से इसे 21 जून 2013 को ऑफिशियल रूप से रिलीज़ किया गया था सिनेमाघरों में। और इसकी टोटल लेंथ के बारे में बात की जाए तो 116 मिनट इसकी लेंथ बताई गई थी। और इसकी एक तरह से परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का बजट 190 मिलियन डॉलर से लेकर एक तरह से 270 मिलियन तक दोनों के बीच में बताया गया था। अलग अलग एक तरह से न्यूज़ चैनलों ने अलग अलग बजट बताया था, यानी इन दोनों के बीच में एक तरह से इसका बजट था। और मूवी ने जो कलेक्शन कलेक्ट किया वो तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो 150.5 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। और उस साल के अंदर जब 2014 था और मूवी ने ये परफॉर्मेंस दिया था और साथ ही साथ सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ के रिकॉर्ड आज तक अब तक कोई भी नहीं तोड़ पाया इस मूवी का रिकॉर्ड। इसने ज़ॉम्बी मूवीज़ के अंदर सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया हुआ है, वो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। और इसी का अगला पार्ट एक तरह से 2019 के अंदर इसे एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे रोक दिया गया क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो बहुत हैवी होता जा रहा था। लेकिन अभी कुछ एक तरह से महीनों पहले इसकी अनाउंसमेंट की गई है कि इसका जो अगला पार्ट है वो एक तरह से पूरा एक तरह से शूट किया जाएगा और इसका बजट बढ़ा दिया गया है।
तो आपको मैं अपडेट जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा। अब इसके एक तरह से फर्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं। वे अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। लाशों की संध्या रूप से बीमारियां घायल लोगों को बाईपास कर देती हैं क्योंकि वह संक्रमण के लिए अनुकूल मेजबानी है। वे लाश के खिलाफ छलवास के रूप में खुद को एक इलाज योग्य योगजन के साथ इलेक्शन लगने का सुझाव देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती हैं और ब्रैड पीटर गोरियन लेंस के रूप में आपको देखने को मिले हैं। मैं इन सभी के बारे में एक एक कर बताऊंगा। पहले कैरेक्टरों के बारे में हम जानेंगे और इसी के बाद हम सारी कुछ डिस्कशन हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो लियोनार्डो डिकैप्रियो प्रोडक्शन कंपनी एम्पायर वे प्रोडक्शन के साथ बॉलीवुड के बाद ट्राइप्रेड के एपन बी एंटरटेनमेंट ने 2007 में मैक्सन ब्रूस के उपन्यास के स्क्रीन अधिकार सुरक्षित कर लिए। पटकथा पर पहला ड्राफ्ट जे माइकल स्टीन द्वारा लिखा गया, जिन्होंने काम को अनुकूलित करने में चुनौती की पहचान और एक किताब से मुख्य पात्र बनाना जो कि ज़ॉम्बी योद्धा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के रूप में पढ़ी जाती है। मार्क क्रोफ्टन ने निर्देशन के लिए अनुमति पर हस्ताक्षर किए और फिल्म को ऑल एम फ्रिस्टन मून 1974 जैसे 1970 के दशक की लासिल टेलर की याद दिलाने वाला बताया और स्टीव जे ने 2002 की मासूम फिल्म की पहचान बॉर्न आइट्रेन और एक संयुक्त तुलना के रूप में नोट की। फिल्म एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डायरी होगी जिसने राजकीय जोर बनाए रखा। जब ब्रूफर से फिल्म में उनकी भागीदारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका शून्य नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने पीठ के लिए एक भूमिका का समर्थन किया है। इसकी लेखन में रेजिस्टेंस स्वीकार व्यस्त थे और ब्रूस ने कहा कि इसे एक नया मोड़ देना और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हैं। मार्च 2008 में एक प्रारंभिक स्क्रिप्ट इसके अंदर जोड़ी गई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। मार्च 2008 में एक प्रारंभिक स्क्रिप्ट इंटरनेट पर लीक हो गई, जिसके बाद इंटरनेट लोक न्यूज़ ने इसकी समीक्षा की, जिसमें कहा कि ये एक कठिन किताब का एक अच्छा रूपांतरण है और शैली और परिभाषा कृति जो कि कर सकती हैं। और सब इसी बात पर बहस कर रहे थे कि एक ज़ॉम्बी फिल्म सर्वश्रेष्ठ चित्रण सामग्री के रूप में योग्य है या नहीं। स्क्रिप्ट को 2007 में सर्वश्रेष्ठ संपादन किए जाने के लिए पटकथा ब्लैक इसके साथ में जोड़ा गया। और इंटरनेट न्यूज़ की समीक्षाओं में यह भी कहा गया कि फिल्म शैलगिल्त रूप से चिल्ड्रन ऑफ मैन के समान प्रतीत होती है। 2006 में गोरियन लेंस का अनुसरण करते हुए जब वह युद्ध के बाद की दुनिया की यात्रा करते हैं तो ज़ॉम्बी युद्ध से बचे लोगों को एक शख्स से साक्षात्कार लेते हैं जो कि आश्चर्यचकित होने लगे क्योंकि जीवित रहना किसी भी तरह की जीत है। दिसंबर 2008 में स्टोन जिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2009 की शुरुआत तक फिल्म का निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन मार्च 2009 में फ्रोस्टेन ने कहा कि स्क्रिप्ट अभी भी विकसित हो रही है। उन्हें यकीन था कि वर्ल्ड वॉर जेट उनकी अगली फिल्म होगी या नहीं। बाद में मार्च में अफवाह सामने आई कि प्रोडक्शन कार्यकारी स्थानीय रूप से दिया गया है। फिल्म की शुरुआत प्री प्रोडक्शन में हो गई है। फिर जून में फ्रोस्टेन और एक साक्षात्कार को बताया कि फिल्म में देरी हो गई है और यह कहते हुए कि उसकी स्क्रिप्ट को अभी भी बहुत विकास की आवश्यकता है और अभी भी ये साकार होने में बहुत दूर है। ब्रूकर्स ने खुलासा किया कि जुलाई 2009 में मैथ्यून माइकल और कॉनस द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि
इस प्रोजेक्ट विषय क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे निवास किए जाते हैं। पैरामाउंट पिक्चर, यूटीएन मोशन और 2010 में सैन डिएट और कॉमिक बॉन्स ने घोषणा की कि क्रिस्टियन गोंदेसांग के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रीट को मुख्य भूमिकाओं के लिए पुष्टि की गई है। मार्च 2011 में वल्चर यह बताता है कि पैरामाउंट एक चुनौती की तलाश कर रहा है जो कि संभव इसके बिना अनुकूल पर रोक लगा देगा। लेखन में यह भी कहा कि पैरामाउंट एक शैन डेवन एलियस के पेशावर के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से उन्होंने इस मूवी के लिए काम किया, सारी कुछ जानकारी उन्हें बताई गई। प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्री प्रोडक्शन अप्रैल 2011 में शुरू हुआ, जिसमें रोबर्न रिचर्डस सिनेमेटोग्राफर और नियोल क्लेसन को प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में घोषणा की गई। उसी महीने ये बताया गया कि फिल्म स्थानों पर प्राइवेट स्टूडियोज और लंदन इंग्लैंड शामिल होगी। इसके अलावा अप्रैल में मिरेन एनोस ने गोरियन लेने की पत्नी और उनके 2 बच्चों की मां के रूप में चुना गया। जून में जेसन और डेज डेल ने के अमेरिकन सैनिक के रूप में फिल्म में शामिल होने के लिए बात शुरू की, जो कि अधिकारी को सच्ची कहानी की कोशिश करता है, जो कि ज़ॉम्बी खतरा वापसी है। और मैथ्यू फोक्स और एड हेरियन ने बातचीत शुरू की और जूलियन वेलियन ब्रोस फिल्म में शामिल होने के लिए तैयार थी। ये बताया कि फिल्मांकन अगले महीने आलमंड में शुरू होगा और इससे वेल्टन और द 3 सीट शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद ये बताया गया कि फिल्मांकन अगस्त में स्कॉटलैंड की क्लेसन में होगी और शहर में फिलिडेनियन के लिए 2 गुना हो रहे हैं। झूठी दुनिया को निर्माण और सड़कों पर अमेरिकन कारों के साथ कार्तिक तौर पर गैनर्स को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कई महीनों तक सही शहर के केंद्र स्थान की तलाश के बाद चुना गया और फिलिडींस को फिल्म निर्माता के लिए राज्य पर क्रेट के बारे में से एक जैसे निष्ठाओं के कारण पारित कर दिया गया। फिल्मांकन मूल रूप से गेलसोन जाने से पहले इंग्लैंड के रॉयल ट्यूडियन वेल्स में रहने की योजना थी। बाद में जून में विचियस इन्फेक्ट हाउस एक जैसे सिनिसाइड ने बताया कि वह महत्वपूर्ण छात्र शोटन पर काम करेगी। महीने के अंत में ये बताया गया कि पिछले रिपोर्ट्स के बावजूद ना तो फोक्स और ना ही हेरियन फिल्म में एक जैसे अभिनय करेंगे। सरमिट एंटरटेनमेंट ने टायर पेरिस के साथ फ्लैक्स क्रूज में अभिनय करने की पुष्प प्रतिबाधा के कारण फोक्स के साथ शेड्यूल संघर्ष था। हालांकि बाद में उन्होंने मारमाउंट कोशन में विश्व युद्ध जेड के दृश्य को फिल्माते हुए देखा गया। और फिल्मांकन के बारे में बात की जाए तो $125 मिलियन से भी अधिक अनुमानित बजट के साथ विश्व युद्ध जेड ने जुलाई 2011 में एक जैसे माल्टन में मुख्य फोटोग्राफी शुरू की, जिसके कुछ दिनों बाद उत्पादन पहली छवि जारी की गई। फिल्मांकन अगस्त में ग्लूसन में स्थानांतरित हो गया। उत्पादन अपनी शूटिंग के 2000 स्थानीय अतिरिक्त कलाकारों में भर्ती करना चाहती थी और 9 जुलाई को ग्लूसन ने एक स्क्रिप्ट कॉल पर काम एक तरह से कम 3000 लोग आए, जो कि फिलडोर्फ के एक वित्तीय जिले के स्थानीय एक दृश्य में शामिल होने के अवर की उम्मीद कर रहे थे। दृश्य हाफ माउथ और कोलन ने भी फिल्माया गया। इसके अलावा जुलाई में अभिनेता एलियन ग्रोसन को फास्ट ब्रेक नाम के एक पात्र के रूप में चुना गया। निवासियों के विरोध के बावजूद कुछ दृश्य को दक्षिण लंदन के हैम्ब्रोड स्टेट में फिल्माया गया। अगस्त में बोएन क्रेस्टोन ने फिल्म की छोटी लेकिन आकर्षित भूमिकाओं में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण अंततः उन्होंने बाहर होना पड़ा। इसके अलावा अगस्त में स्कॉटलैंड और ग्रेवंस में
गौतमाद और रिफलैंड की रिधि पर एक सड़क के किनारे फिल्मांकन होने वाला था। सड़क की लंबाई के लिए चुने गए स्थान, जो कि शॉट को महत्वपूर्ण था। कुछ दिनों बाद पैरामाउंट ने घोषणा की कि फिल्म 21 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। बाद में उसी महीने ग्लोसन ने फिल्मांकन शुरू एक तरह से किया। फिल्म की एक तरह से स्थान में प्रभावित हो गई और चौड़ी सड़कों और ग्रिड लेआउट के कारण चुना गया। इसे एक दृश्य भी फिल्मांकन ग्रिटन शूटिंग से पहले रॉयल फ्लीट से गए जहाज RF ऑर्गन्स और जहाज को USS मेडिसन में बदल दिया गया, जिसमें एलएस पर एक नया पेंट नंबर स्टेनियस करना और अधिकृत में कुछ अमेरिकावादी जोड़ शामिल थे। और गुलशन के वॉशिंगटन के मैकलेस ने कहा कि जहाज रवाना हो गया है और हमारे साथ 4 छोटी कैटमैन जुड़ गई हैं, जिनका उपयोग कैमरे के मार्कन के रूप में किया जा रहा है ताकि बाद में युद्धपोतों की CGI के साथ जोड़ा जा सके। अक्टूबर में डेवन मॉस को एक प्रयुक्त जेल में रहने वाले कैदी के रूप में चुना गया। फिल्म निर्माताओं ने शुरू में रूस में सेट पर चरम युद्ध दृश्य को फिल्मांकन का इरादा किया गया और चालक दल इसे फिल्मांकन के लिए ब्रूट फेस्ट चले गए। ब्रूट फेस्ट में फिल्मांकन 10 अक्टूबर की शाम को शुरू हुआ। ये सुबह हैंग्रीज काउंट और डायरिया सेट में उस दाम पर एक तरह से छापामारी हुई जहां पर फिल्मांकन सामान के रूप में उपयोग के लिए बंदूकें पहुंचाई गई थी और 58 शॉट राइफल्स, स्नाइन राइफल और एक निजी विमान के रातों रात बूट पोस्ट ले जाए गए थे। लेकिन फिल्म के निर्माता हॉर्गन अधिकारियों के साथ डिलीवरी को मंजूरी देने में विफल रहे, जबकि आयात दस्तावेज के संकेत मिले थे और हथियार निष्कर्ष कर दिए गए थे। सभी पूर्णतः कार्यशील पाए गए। 10 फरवरी 2012 को आरोप हटा दिया गया क्योंकि जांचकर्ता स्टीम रूप से यह पहचानने में असमर्थ थे कि किस संगठन या व्यक्ति के पास स्वामित्व अधिकार थे, इसलिए वे स्थानीय नहीं कर सके और कोई सी पार्टी अपराधी रूप से उत्तरदायी थी। मुख्य फोटोग्राफी 4 नवंबर 2011 को पूरी हुई। और डार्क प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जून 2012 में स्क्रिप्ट राइटर डैनियल इरफोर्ड को फिल्म के तीसरे भाग को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया, जिसमें पुनः शूटिंग सितंबर या अक्टूबर में शुरू होने वाली थी। उन्होंने एक दृष्टिकोण के रूप में लाया गया जो कि क्रिस्टन को पूरे इतिहास में बोझ नहीं था। उन्होंने बताया कि जब यह किताब पढ़ते थे तो वह कितनी उत्साहित थे, उनके लिए क्या रोमांचक था इसका भ्रू राजनीतिक पहलू, लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया तो कहानी को एक साथ लाने के लिए बहुत सी चीज़ों को हटाना पड़ा। और लीड फ्रेंड ने बताया कि स्क्रिप्ट समीक्षा थी जिसमें अंतिम अचानक से असंगत हो गए। फिल्म की फुटेज का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया और उन्होंने अधिकारियों को सामने 2 विकल्प प्रस्तुत किए, जिन्होंने अंततः अंत को बदलने के लिए 30 से 40 मिनट की अतिरिक्त फुटेज शूट करने का विकल्प चुना। हालांकि ब्रूटन लीफ्रोड के साथ एक अंतिम पटकथा लिखने का समय नहीं था, इसलिए जुलाई में पैरामाउंट ने काम खत्म करने के लिए अपनी लोस्ट प्रोडक्शन डू ग्रोड पर काम पे रखा। और ग्रोडियंस ने बताया कि क्रिस्टीन इस ग्रेनाइट को बताया कि मेरे लिए एक तरह से वर्ल्ड वॉर जेड का बड़ा एक तरह से सबका पैरामाउंट प्लान बी। और ड्राइव फीट ने बताया कि दर्शकों की कहानी स्क्रीन पर पेश करने से पहले आई और फिल्म को फिल्मांकन के सबसे संस्करण बनाने में समय लगा। ऐसा बहुत बार नहीं हुआ कि वह फिल्म को वहीं पे एक तरह से रोक दे और कहते हैं कि हम अपना सारा फिक्शन शुरुआती सप्ताह में कम लोगों को फिर से फिल्म चलाई गई और यह सोच कर कि इससे दूर हो गई कि हमें इसे अधिक
फिल्मों को क्यों नहीं करते। दोबारा शूटिंग के साथ अन्य ओवरेज के कारण फिल्म का बजट लगभग 190 मिलियन डॉलर तक चला गया और ये बजट बढ़ गया। साथ ही साथ इसी के साथ इसमें पैरामाउंट एक्सेप्ट मार्क इवन को झटका लगा और ब्यूसेन ने फिल्मांकन के करे से जिसमें मॉस्कन रेड फ्रिज और ज़ॉम्बियों के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाई भी शामिल थी। फिल्म के राजनीतिक स्वर को कमज़ोर करने के लिए अंतिम खर्च हटा दिए गए थे और इसे अधिकारी आमतौर पर अनुकूल ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर की ओर ले गए और रूस में चरम युद्ध दृश्य जिसके लिए 12 मिनट का फुटेज था कार्तिक तौर पर पीठ के चित्रण को पहले करते सनुभवी और पारिवारिक व्यक्ति की तुलना में एक योद्धा नायक की तरह लाशों से लड़ते हुए ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए दूसरी इकाई के निगसांग साइमन क्रिस ने कहा कि ये एक चित्रण चालन नहीं है। फिल्मांकन को वास्तव में सोच की जरूरत है और तीसरे अधिकार के साथ प्राइस ब्रिटेन अतिरिक्त दृश्य की भी फिल्मांकन किया। उन्होंने दृश्यों के लिए जहां ज़ॉम्बी महामारी का इलाज खोज की शुरुआत कर रहे थे। मार्च 2013 में यह बताया गया कि पैरामाउंट ने फिल्म में एक दृश्य बदल दिया है जिसमें पात अनुमान लगाते हैं कि देश में पितृ सौदे की उम्मीद में ज़ॉम्बी का प्रकोप भूमिका चीन में उत्पन्न हुई और द ब्रैब को बताया कि फिल्म का एक कट को चीन सेंसर ने खारिज कर दिया और पैरामाउंट के एक कार्यकारी ने तर्क दिया कि किसी भी अस्वीकृत अभिज्ञान थे। उन्होंने बताया कि हमें एक सेक्शन जमा कर दिया है, तभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इस मूवी के बारे में अब तक कई अपडेट बता दी हैं और जितनी भी अपडेट बताई हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। यदि आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रही है, आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो इस वीडियो को आपने अब तक लाइक तो कर दिया होगा। चैनल पर नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे यार पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और हम अब इसके OTT राइट के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर जेड के एक तरह से OTT राइट किसने खरीदे थे, आप इसे किस OTT प्लेटफॉर्म पर अभी देख पाओगे और साथ ही साथ सेकंड जो मूवी आने वाली हैं वो आप किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे। सैटेलाइट राइट के बारे में भी बात करेंगे, यानी सारी कुछ जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम इस सीक्वेंस के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी अब हम देने वाले हैं और भी जितनी डिटेल है सारी कुछ आपके साथ डिस्कशन, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अब हम दोस्तों पहले इसके कास्टिंग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी कास्ट आपको देखने को मिली और फिर इसी के बाद और कुछ इसके सेकंड पार्ट के लिए जो अपडेट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी कुछ जानकारी आपको मैं दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक करते हुए अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर वैसे तो कई कैरेक्टर देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। पहले कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम है ब्रैड पिट, जिन्हें विलियम ब्रैडली पिट के नाम से जाना जाता है। 18 दिसंबर 1963 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता फिल्म निर्माता है। वह विभिन्न प्रशंसाओं प्राप्त करता है जिनमें 2 अकादमिक पुरस्कार, 2 ब्रिटेन अकादमिक पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल है। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में पीटन और अमेरिकन मनोरंजन उद्योग में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था। विलियम ब्रैड पिट इनका नाम है। 10 दिसंबर 1963 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 60 साल इनकी उम्र है। सोली ओल्कहोम USA में हुआ। मिसोल विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट हैं। एक अभिनेता है, फिल्म निर्माता हैं। 1957
से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त थी और ज़ॉम्बी के जो सीन्स थे वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आप जानना चाहते हो। दोस्तों अब इस मूवी के बारे में और डिटेल यानी इसके एक तरह से ब्रीफ प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। पूरी लिस्ट है इनके काम के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने जेनिफर एस्टिन से शादी की थी 2000 के अंदर और 2005 के अंदर इन्होंने तलाक ले लिया। फिर इसके बाद एल्जिन जोलियन से 2014 में, फिर 2019 में इन्होंने तलाक ले लिया और इनके 6 बच्चे हैं टोटल मिलाकर। पीटन को पहली बार रिडले स्कॉट रोड फिल्म थेमन एंड ल्यूज 1991 में एक हाउबोन से यात्री के रूप में पहचान मिली। बड़े बजट की प्रस्तुतियों में उनकी फिल्म प्रमुख भूमिका ड्रामा फिल्म ए रिवर एंड्स थ्रू इट 1992 में और लीजेंड ऑफ 1994 के साथ आई। उन्होंने हॉरर फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1994 में भी अभिनय किया। उन्होंने डेविड फिंचर्स की ग्रैम थ्रिलर 7 1995 और साइंस फिक्शन फिल्म 12 मैगजीन 1995 में सबक 14 प्रशंसा प्रदान की। बाद में उन्होंने सबसे सहायक अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उनका पहला अकादमिक पुरस्कार नामांकन मिला। पीटन को स्टीन सोडबर्न की हिस्ट्री फिल्म ओशन 11 2001 में अभिनय करके अधिक व्यावसायिक सफलता मिली और इसकी स्वीकार में उन्होंने अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने ऐतिहासिक महाकाव्य टूर 2004 में रोमांटिक क्राइम फिल्म मिस्टर एंड मिसेज थीम्स 2005 और हॉरर फिल्म और वर्ल्ड वॉर जेड 2013 के एक्शन फिल्म बुलेट ट्रेन 2022 और फिट में समीक्षा द्वारा प्रशंसा फिल्मों में फ्राइट क्लब 1999 और बेबल 2006 में एक एस्लोनियस जॉन जेसी कैम्प्स बॉय और द क्रूट रॉबर्ट 2007 में बर्नर एल्फ्रेड रीडिंग में अभिनय किया। 2008 में इंग्लोरियस बास्टेन द्वारा 2009 में द ट्रिप ऑफ लाइफ 2011 में द बिग शॉट 2015 में और पीटर को द क्यूरी केस ऑफ बिस्बिन बजट 2008 और मिनी बॉल्स 2011 में उनके प्रदर्शन के लिए अकादमिक पुरस्कार मिला। उन्होंने वंस ऑफ द टाइम इन हॉलीवुड 2019 में स्टेटमैन की भूमिका निभाने के लिए सबसे सहायक अभिनेताओं का अकादमिक पुरस्कार जीता। 2001 में पीटर्स ने प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट की सह स्थापना की। द रिपोर्ट 2006 और 12 दियस ए स्पेन 2013 में और मूनलाइट 2016 का निर्माण किया, जिनमें से भी विभिन्न सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए अकादमिक पुरस्कार जीता, जबकि अन्य जैसे कि द ट्री ऑफ लाइफ 2011, मनी बॉल 2011 और सेल्मा 2014 और द बिग शॉट 2015 को इस पुरस्कार के लिए नामांकन दिया गया था। कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा दुनिया के सबसे आकर्षित व्यक्तियों के रूप में इन्हें चुना गया था और उनकी निजी जीवन व्यापक प्रचार का विषय उनका अभिनेत्री जेनिफर एस्टिन और एल्जिन जोलियन से तलाक हो चुका है। जोली के साथ पीट के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 3 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद लिया गया था। विलियम ब्रैटन पीट का जन्म 18 दिसंबर 1963 को सोनी ऑलहोम और एक ट्रिक कंपनी के मालिक विलियम एल्विस पीट और एक स्कूल हाउंसर जेन एट हिम हाउस के घर हुआ। परिवार जल्दी स्पिनफील्ड मिसलोड चला गया, जहां वे अपने छोटे भाई बहन डैगलोस मिशोल 1986, जूली लीना और 1986 के साथ रहते हैं। एक रूढ़िवादी इसलाई एक जैसे घराने में जन्मे, उनका पालन पोषण दक्षिण बैटपीट के रूप में हुआ और बाद में वे जिज्ञावादी और विस्तृति के बीच झुलस रहे हैं। बाद में उन्होंने आध्यात्मिक में अपनी विश्व को सुझाव दिया।
और पीट स्टीनफील्ड और मार्क ट्वेन जैसी जेम्स डैट के रूप में वर्णित किया, जो बहुत सारी पीढ़ियों और बहुत सारी झीलों के साथ बड़ा हुआ। पीट ने की कापो हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह गोल्फ, हॉकी और टेनिस टीमों के सदस्य थे। उन्होंने स्कूल के और फेंसिंग क्लब और स्कूल की बहनों और संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद पीटर ने 1982 में मिसरोन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और विज्ञापन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पत्रकारिता में पढ़ाई की। जैसे जैसे ग्रेजुएट ऐसे नज़दीक आई, पीटर घर बसाने के लिए तैयारी महसूस हुई। उन्होंने फिल्म बहुत पसंद आई और इसीलिए उन्होंने जहां जाने का फैसला किया, जहां वे जानते थे कि डिग्री के पटकथा को पूरा करने में 2 सप्ताह और पीटर विश्वविद्यालय छोड़ देने में लॉस एंजलिस चले गए, जहां पर उन्होंने अभिनय की शिक्षा ली और छोटी मोटी नौकरी की। उन्होंने गोरी गोल्डमैन, सीन हैन और मिकी राउलेंस को अपनी शुरुआती अभिनय नायकों के रूप में नामांकन किया। लॉस एंजलिस में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते समय पीटर ने अभिनय कोच रॉयल लंदन में प्रशिक्षण लिया। नो वे आउट 1987 और नो मैन लेट 1957 और लेस देन जीरो 1987 फिल्मों में अप्रकाशिक भूमिकाओं के लिए साथ हुआ। मई 1997 में उन्होंने NBC सोप ओवर संदर्भ वर्ल्ड में 2 एपिसोड की भूमिका पर अपनी शुरुआत की। उसी वर्ष नवंबर में पीटर ने CBS सिमकोट, टैड एंड एरन और ABC अंतिम भूमिका निभाई। क्रिस्टोफ एगोन पेंस वह दिसंबर 1987 और फरवरी 1988 के बीच CBS प्राइम टाइम श्रृंखला डलास के 4 एपिसोड में चार्ली वेड के प्रीम रेडियंस के रूप में दिखाई दिए और बाद में 1988 में पीटर ने फॉक्स पुलिस नाटक 21 जंप स्टीम में अंतिम भूमिका निभाई। उसी वर्ष यूगोस्लावियन US सह उत्पादन द डार्क साइड ऑफ द सन 1988 उसी पहली प्रमुख भूमिका थी जिसमें एक युवा अमेरिका की भूमिका निभाई गई है, जिसे उसके परिवार द्वारा त्वचा पर इलाज खोजने के लिए एक तरह से एल्टीट्यूड ले गया था। और 1990 की NCB टेलीविजन 2 यंग द ड्राइव में पीटर को बिल कैप्टन नाम की एक ड्रैग एजेंट की भूमिका निभाई गई है, जो कि एक युवा भगोड़े जूलियट लुइस द्वारा अभिनय का फायदा उठाता है। एक प्रतापड़ी किशोर कहानी जिसे एक हत्यारे के लिए मौके की सजा सुनाई एंटरटेनमेंट व्हीकल्स के कैन टक्कर ने लिखा। पीटर उसकी हुडी प्रेमी के रूप में एक शानदार स्पीलबॉल थे, दिखने और सुनने में एक तरह से जबरदस्त थे। और पैट ने जो कि मेल्सन की भूमिका निभाई थी, एक हाई स्कूल घात और उसका एक अपराध एक तरह से भाई है जिसकी भूमिका हैरियट ने निभाई है। और साथ ही साथ दोस्तों स्टोन 1991 की रोड फिल्म्स में भी देखने को मिले और इन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई। 1992 की लाइव एक्शन एनिमेटेड फ्रांसीसी फिल्म कूल वर्ल्ड्स में हालांकि खराब समीक्षाओं और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के कारण दोनों में से किसी ने भी अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाया। पीट ने 1992 में रॉबर्ट रैनफोर्ड द्वारा निर्देशित जीवन पर आधारित फिल्म ए रिवर रन्स थ्रू और पॉल मैकनेस की भूमिका निभाई। इनके चित्रण को प्लीप्लस जेंट और मार्क ने एक परिणाम प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया। ये साबित करते हैं कि पीट एक नफरत वाले हैं से भी अधिक हो सकते हैं। उन्होंने फिल्म बनाते समय दबाव महसूस करने की बात स्वीकार की और उन्हें लगता है कि उनके सबसे कमज़ोर प्रदर्शन में से एक था और यह इतना अजीब था कि अंत में यह भी बनाया गया जिसके लिए मुझे सबसे अधिक ध्यान मिला। पीटर मानते थे कि ऐसा प्रभावशाली कलाकार क्रू के साथ काम करने में उन्हें एक तरह से फ़ायदा हुआ।
उन्होंने रैफोर्ड के साथ काम करने की तुलना एक बेहतर खिलाड़ी के साथ टेनिस खेलने से की, जहां अपने बेहतर किसी भी खेल में बेहतर हुआ। 1993 में पीटर टोड फिल्म कैलिफोर्निया के लिए जूडी क्लोज के साथ जुड़े। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेड द्वारा वर्णित प्रदर्शन में उनके एल ग्रिस और एक सीरियल किलर और लुइस के चित्रण के लिए अपमानजनक पति की भूमिका निभाई, जिसमें उत्कर्ष सभी बचकाने आकर्षण और फिर एक कराटे जो कि शुद्ध खतरे को उजागर करते हैं के रूप में वर्णित की है। पीट ने लोकप्रियता हिट ट्रू रोमांस में एक सक्सेस भूमिका निभाने के लिए ध्यान आकर्षित किया और फ्राइड नाम के एक स्टोनर्स के रूप में एक्शन फिल्म को हास्यपूर्ण रहस्य प्रदान करता है। उन्होंने मैन स्टार ऑफ टोरमन के सॉर्डवेट अवार्ड जीतकर वर्ष का समापन किया। साथ ही साथ 1994 में पीटर ने एनी राइज के 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित हॉरर फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर में द वैम्पायर कॉर्निस में पिशन हुई और D.2 लैंग्स की भूमिका निभाई। वह कलाकारों की एक टोली के हिस्से थे जिनमें टॉम क्रूज और क्रिस्टीन डी और MTV के पूर्व पुरस्कार जीतने के बावजूद उनके प्रदर्शन को खराब प्रतिक्रिया मिली। इसी के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा या अंतिम जागरण का सुझाव दिया और एक ओल्भन लुइस बनाते हैं और इंटरव्यू विद द वैम्पायर की रिलीजिंग के बाद। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से ये इस इंडस्ट्री के अंदर जुटे और क्या क्या इन्होंने एक तरह से काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए। फिल्मोग्राफी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रैडी पीट का जन्म जैसा कि मैंने बताया था 18 दिसंबर 1963 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता निर्माता हैं। उनका अभिनय करियर 1987 से 30 साल की उम्र में हिट फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला 21 जेम्स स्ट्रीम में भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ। बाद में 1980 के दशक में अंत में टेलीविज़न शो के एपिसोड में दिखाई दिए। स्पेस फिल्म कटिंग क्लास 1990 और अपनी पहली प्रमुख भूमिका थेमा एंड लुइस 1981 और ए रिवर एंड्स थ्रू इट 1992 में अपनी तो दोस्तों अब हम वीडियो के अंदर इस मूवी के बचे हुए और जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में एक तरह से पूरी डिटेल हम जान लेते हैं और सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस मूवी की वजह से तो एक तरह से अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2019 में इसे कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन फिर अभी कुछ महीनों पहले ऑफिशियल रूप से इसे दोबारा शूट करने का प्लान बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो मूवी है ज़ॉम्बीज़ के अंदर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है। मूवी पहले एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म में आपको बता देता हूँ कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यह आपको सबसे पहले प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पर, नेटफ्लिक्स पर, यूट्यूब पर और गूगल प्ले मूवीज़ पर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप सीधा देख सकते हैं, बाकी आप इसी मूवी को यूट्यूब से भी बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम इस मूवी के और जो कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे थे दो उनके बारे में और जान लेते हैं, यानी दो जो कैरेक्टर हमारे बचे तो जिसके अंदर है जेरेमी क्विलर। जेरेमी क्विलर एक तरह से एक अमेरिकन फिल्म निर्माता हैं उन्होंने, और उनकी साथी निर्माताओं ने 2013 के फिल्म 12 ईयर्स ए स्लेव और 2016 के फिल्म मून नाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते। 1976 से 1977 तक ये एक तरह से इन दोनों के बीच में इनका जन्म माना जाता है। लगभग 46 से 77 साल इनकी 247 ईयर्स इनकी उम्र है, 46 से लेकर 47 के बीच में।
मुख्य रूप से ये एक फिल्म निर्माता है। 2000 से लेकर इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। क्लिनेस का जन्म एक यूहिड परिवार में हुआ और वह 1988 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है, जहां उन्होंने डेड टू ब्रू पुस्तक, हुम्स पुस्तक जीती और फ्री बीटन कप्तान में चुने गए। क्यूलस ने ड्री और लोरस रूट और डॉइस कंपनी में रचनात्मक कार्यकारी के रूप में काम किया। 2003 में वह प्लान बी एंटरटेनमेंट में शामिल हो गए, जहां उन्होंने रचनात्मक कार्यकारी से निर्माण और फिर 2013 में से अध्यक्षता पर काम किया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्मोग्राफी भी इनकी बहुत बढ़िया है। द प्राइवेट लिव्स ऑफ पुल्सलेस 2009 और किक एशियन 2010 के अंदर, ईट प्रे लव 2010 में और लव वार जेट के अंदर आपको देखने को मिले ही है। ईट प्रे लव ये आपको 2010 में देखने को मिले थे और स्लिम्स और ट्यूब स्टोरी 2015, द बिग शॉट्स 2015, मूनलाइट 2016, द लो सिटी ऑफ जेट, ओकजल और वार मैग्निस और ब्रॉड स्टेटस, ब्यूटीफुल बॉय 2018, एडील्स स्टीन क्लाउड टाल्क 2018, वाइक के 2018 और एड एस्ट्रा और द किंग और कजरोलियस और मिनरेन और साथ ही साथ ब्लोंडर 2022, लैंडकेप विथ इनविजिबल हैट, बोर्ड मेडली वन लव 2024 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिक्की 17 में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं जो मूवी आने वाली है। और बेटल जूस 2, जी हाँ दोस्तों, ये बेटल जूस 2 जो मूवी है उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी हैं, अब जाकर आई बटन पर देख सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, हमारे चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। द निकिल बॉयज़ और द टाइगर 2024 में अपकमिंग है और यूनाइटेड जॉब्सन कॉनिक फिल्म, रेडर्स, वुल्स और वॉर आंसर, ये इनकी 7 से 8 अपकमिंग मूवीज़ हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ टेलीविज़न की बात की जाए तो डेड बीट्स 2014, रिशोल्यूशन 2014 से 15, मॉन्स्टर ऑफ द गॉड 2017, द ओआ और स्वीट पीटर 2018 से 19, द थर्ड डे ऑर्लियंस 2020, द थर्ड डे और लियोन मॉन्स्टर्स 2020 से 21, पेपर गर्ल्स 2022 से, थ्री बॉडी प्रॉब्लम और विस्थेंस और अमेरिकन्स। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 22 में इन्होंने बेस्ट पिक्चर्स का अवार्ड जीता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी मैंने आपको कई अपडेट बता ही दी हैं और अब आखिरी हमारे जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में और जान लेते हैं, फिर टोटल मिलाकर इस मूवी की कास्ट हमारी पूरी हो जाएगी। ईशन ब्राइम 1956 में इनका जन्म हुआ था। एक अंग्रेजी फिल्म निर्माता है। रिटर्न ऑफ द जेडी में प्रोडक्शन स्टेट के रूप में शुरुआत करने के बाद वह तब एक निर्माता है जब वह 2 बच्चे एलेक्स और मैकन और अपनी पत्नी टेलर के साथ लॉस एंजलिस के नेपोलियन में रहते हैं। मुख्य रूप से 30 नवंबर 1956 को इनका जन्म हुआ था। 86 साल इनकी उम्र है। टोनलेस इंग्लैंड में हुआ। वाइशंस ने कई पुरस्कार जीते और उनके लिए नामांकन किया, जिसमें एक निर्माता के रूप में उनके काम के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक अकादमिक पुरस्कार और बाफ्टा नामांकन शामिल है। सीटन विलियम्स के द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक सेविंग प्राइवेट ट्रेन्स के लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक अकादमिक पुरस्कार और बाफ्टा में नामांकन जीता। ये फिल्म 1958 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने इस इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मर की सभी फिल्मों का सह निर्माण किया है। 21वीं सदी में सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजियों में से एक है। और ट्रांसफॉर्मर की जो भी हाल ही में मूवी आई थी उसकी भी वीडियो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ बर्न्स बीटन इंग्लैंड में पले बढ़े, लेकिन एक युवा वयस्क के रूप में अमेरिका चले गए। अपनी पत्नी टेलर से शादी करने के बाद ब्लोस एलिया चले गए। उन्होंने
उनके एक तरह से 2 बच्चे भी हैं, मेका ब्रायन और एलेक्स ब्राइस। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी द वेलबी हिल बीच 1993, स्पीड 1994, हैंड क्रॉस 2008, ट्विस्टर 1986, हार्डर रैन 1988 और साथ ही साथ और भी ट्रांसफार्मर 2007, ट्रांसफार्मर विपुल हॉर्न की आयु और 6 अंडरग्राउंड और साथ ही साथ एम्बुलेंस 2022, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली और इसी के साथ जेम्स बेंजीडेल्स बच चुके हैं, इनके बारे में जान लेते हैं फटाफट से। 1 मई 1958 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्होंने 2004 में चेस एडवांस, द फ्लैबलिस और रॉबर्ट लेकी, द रिपोर्ट ट्रू बैनर और द ग्रू में लूस लेवर्ड और आयरन मैन 3 में एक एरिन 7 और 13 अवार्ड्स में टायरोन एस और वुडलैंड्स के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। जेम्स वेडेंस डेल्स इनका नाम है। 1 मई 1958 को इनका नाम एक तरह से जन्म हुआ था। 45 साल इनकी उम्र है। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में हुआ था। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। 1988 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जेम्स वेल्डन डेल्स का जन्म 1 मई 1958 को न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन में हुआ। वह अभिनेत्री और गायिका अनीता मोरियन 1993 से 1994 और अभिनेता नर्तक गॉर्डन डेल 1935 की एकमात्र स्नातका है। उन्होंने स्कूल लॉस एंजलिस में ऑर्लेस केनियस इलाके में वंडरलैंड और एवरन एलिमेंट स्कूल में हुई। 10 साल की उम्र में उन्होंने 1990 की फिल्म लॉर्ड ऑफ द फ्लाइट में साइमन की भूमिका और ऑडिशन देने के लिए 5 कक्षाओं से बाहरी स्थान पर फिल्मांकन में 5 महीने बिताने के बाद वह वंडरलैंड में अपनी स्कूल शिक्षा के लिए लौट आई। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। डेली की अब तक की सबसे उल्लेखनीय भूमिका 1990 की फिल्म लॉर्ड ऑफ द स्प्लेन में साइमन और फॉक्स सीरीज 24 के तीसरे सीजन में चेस मैडसन जैसी भूमिकाओं के लिए इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों 2006 में डेलियंस को प्रेडियन मिंटोपियंस की भूमिका भी एक तरह से मिली। इनके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अपकमिंग मूवीज मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। वेदरन्स रिजर्व्स इनकी अपकमिंग मूवी है और वेब सीरीज इनकी 2022 की 1923। ये इंग्लिश मूवी है दोस्तों, इंडियन मूवी नहीं है। 1923 ये आपको 2022 के बाद इसका अगला सीक्वेंस बन रहा है 1922 जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल आपको बता दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के बारे में जाना, जो कि 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी और साथ ही साथ इसका नया सीक्वेंस भी आ रहा है। उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी लेकिन रोक दी गई और लेकिन अब दोबारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है और ये कंफर्म आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। जैसे इसका कोई टीज़र, ट्रेलर या कोई अपडेट निकल कर आती है तो मैं एक छोटी सी वीडियो ला दूंगा। या इसके लगभग 3 से 4 कैरेक्टर बच चुके हैं। उसके साथ मैं अगला पार्ट भी ला सकता हूँ आपको एक तरह से, जिसके अंदर 1 घंटा प्लस है उसकी लेंथ रहने वाली है। वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो उसे देखने के लिए आपका ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना।